ओम शांति। कहते हैं समय के आगे किसी की नहीं चलती है। जब समय करवट बदलता है तो वो मनुष्य को बहुत भारी पड़ता है। जो एक बार भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर 1984 आधी रात के 12 बजे पूरा भोपाल शहर चैन की नींद सो रहा था, बेखबर कि पास ही एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 40 टन जहरीली गैस चुपचाप हवा में घुल चुकी थी। अगले ही पल लोगों की आंखें जलने लगी, दम घुटने लगा और पूरा शहर एक कब्रिस्तान में बदल गया। इतिहास की वो सबसे खौफनाक मैन मेड तबाही, भोपाल की वो काली रात। तो चलिए आज हम सुनते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये कहानी है साल 1969 से। उस वक्त भारत में एक बड़ा बदलाव आ रहा था, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। देश को ज्यादा अनाज चाहिए था और अनाज बचाने के लिए चाहिए थे कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स। और यहीं पर एंट्री होती है एक अमेरिकन कंपनी की, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। इस कंपनी ने भोपाल में अपनी फैक्ट्री लगाई जहां बनता था एक पेस्टिसाइड जिसका नाम था 7। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लोगों को नौकरियां मिली, शहर खुश था। फैक्ट्री के आसपास बस्तियां बसने लगी, जेपी नगर, काजी कैंप, गरीब मजदूरों के घर फैक्ट्री की दीवार से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी फैक्ट्री के अंदर 1979 में एक ऐसी चीज बननी शुरू हुई जो आगे चल कर के हजारों जिंदगियां निकल जाएंगी। उस केमिकल का नाम था मेथल आइसोसाइनेट यानी MIC को आसान भाषा में समझ के, ये दुनिया की सबसे खतरनाक केमिकल में से एक है। इतना खतरनाक कि अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा हवा में घुल जाए तो ये आपकी आंखों, फेफड़ों और शरीर के अंदरूनी हिस्सों को जला सकता है। और इसकी सबसे डरावनी बात, ये पानी के साथ मिलते ही रिएक्ट करता है और रिएक्ट करते ही भयानक गर्मी और जहरीली गैस पैदा करता है। एक्सपर्ट कहते थे कि MIC को कभी भी बड़ी मात्रा में स्टोर नहीं करना चाहिए, लेकिन भोपाल की इस फैक्ट्री में 1-2 टन नहीं बल्कि 40 टन से भी ज्यादा MIC बड़े बड़े स्टील के टैंकों में भर करके रखा गया था। इन्हीं में से एक टैंक था टैंक E610। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि यही टैंक इस पूरी कहानी का विलन बनने वाला है। अब 1980 के दशक की शुरुआत आते आते कंपनी की हालत खराब होने लगी। 7 की बिक्री गिर रही थी, फैक्ट्री घाटे में जा रही थी। और जब कोई कंपनी घाटे में जाती है तो सबसे पहले कटौती कहाँ होती है? सेफ्टी पर, क्योंकि मैनेजमेंट की नजर सेफ्टी वो चीज है जो दिखती नहीं है जब तक कुछ हो ना जाए। अब जरा ध्यान से सुनिए कि उस फैक्ट्री में क्या क्या बंद कर दिया गया था। पहला, MIC को ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद कर दिया गया था, सिर्फ बिजली का खर्चा बचाने के लिए, जबकि नियम कहता था कि MIC को हमेशा 0 डिग्री के आसपास रखना जरूरी है। दूसरा, बेंट गैस ट्रबल यानी वो सिस्टम जो लीक हुई गैस को नेजुलाइट करता है, वो ठीक नहीं कर रहा था। और तीसरा, फ्लेम टावर जो निकलती हुई गैस को हवा में जला करके गैस नष्ट कर देता था, उसकी पाइपलाइन ही खुली हुई थी, मतलब मरम्मत के नाम पर। सोच कर देखिए कि सबसे खतरनाक दुनिया का 40 टन की मात्रा में उसकी हिफाजत करने वाले तीनों सुरक्षा कवच, तीनों के तीन बेकार पड़े थे। ट्रेंड स्टाफ की छटनी कर दी थी। MIC यूनिट पर काम करने वाली टीम 6 महीने से घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दी थी। और ये सब अचानक नहीं हुआ, चेतावनियां मिल रही थी, बार बार मिल रही थी। 1981 में इसी फैक्ट्री में एक मजदूर मोहम्मद अशरफ गैस लीक की वजह से अपनी जान गंवा चुका था। 1982 में अमेरिका से आई हुई एक कंपनी अपनी सेफ्टी में इस प्लांट में
61 खामियां गिनाई थी, जिसमें से 30 तो बेहद गंभीर थी। रिपोर्ट बनी, फाइल बनी और फाइल धूल खाती रही। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लोगों को जगाने में। भोपाल का एक लोकल पत्रकार राजकुमार केसवानी, उन्होंने 1982 से लेकर 1984 तक लगातार आर्टिकल लिखे। उनकी एक हेडलाइन थी, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। उन्होंने साफ-साफ लिखा था कि भोपाल एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना, ना सरकार ने, ना प्रशासन ने, ना कंपनी ने। सबको लगा कि अरे इतनी बड़ी अमेरिकन कंपनी, कुछ नहीं होगा। और फिर वो आई तारीख 2 दिसंबर 1984, रविवार की रात, सर्दियों की हल्की ठंडक, शहर में शादियों का सीजन, कई कव्वाली चल रही थी तो कहीं लोग रजाइयों में दुब करके सो रहे थे। और उधर फैक्ट्री के अंदर रात करीब 9:30 पर कुछ मजदूरों को एक रूटीन काम दिया गया, पाइपलाइनों की सफाई। पानी से एक मामूली सा काम जो हर हफ्ते होता था, लेकिन उस रात वो पहुंचने वाला था जहां उसे कभी नहीं पहुंचना चाहिए था, सीधा टैंक की 610 के अंदर, जहां सो रहा था 42 टन का वो दैत्य। मजदूरों ने पाइपलाइन में पानी छोड़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस पाइपलाइन में लगे कई सारे बल्ब खराब थे, लीक कर रहे थे। और एक छोटी सी स्टील की प्लेट, जिसे स्लिप ब्लाइंड कहते हैं, पानी को टैंक की तरफ जाने को रोकती थी। वो प्लेट उस रात लगाई नहीं गई थी और बूंद बूंद करके पानी आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे कम से कम 500 लीटर घुल करके वो पानी गया सीधा टैंक E610 के अंदर। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, MIC और पानी कट्टर दुश्मन, दोनों मिलते ही एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन करते हैं। टैंक के अंदर गर्मी बढ़ने लगी। जो टैंक 0 डिग्री पर ठंडा रहना चाहिए था, वो पहले 15 से 20 डिग्री पर था, क्योंकि रेफ्रिजरेशन कब का बंद हो चुका था। और अब तो अंदर का तापमान 200 डिग्री के अंदर भाग रहा था। रात 10:30 पर कुछ मजदूरों की आंखों में जलन हुई। उन्हें लगा मामूली सी लीक है, वो आम बात थी, लेकिन हालत ये थी कि मजदूर आंखों की जलन को ही लीक डिटेक्टर मान चुके थे। मशीन की जरूरत ही नहीं थी। रात 11:30 पर लीक पक्की हो गई। सुपरवाइजर को बताया गया, जवाब मिला, चाय के बाद देखेंगे। चाय के बाद रात 12:15 पर कंट्रोल रूम में प्रेशर गेज की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। फिर 210, 30, फिर 55 PSI के पास सुई अपनी आखिरी हद पर। टैंक E6E पर जो लगा कंक्रीट का स्लैब था, वो कांपने लगा। टैंक के अंदर से पत्थर टूटने सी आवाज लाने लगी। एक मजदूर ने टैंक को छुआ, हाथ जल गया। और फिर रात करीब 12:30 पर टैंक का सेफ्टी वाल्व फट पड़ा। एक जोरदार सीटी जैसी आवाज के साथ 40 टन से ज्यादा जहरीली MIC गैस आसमान में फूटने लगी, एक सफेद जहरीले बादल की शक्ल में। अब वो तीनों सुरक्षा कवच याद कीजिए, स्क्रबल फेल, फ्लैटेबल पाइप ही गायब, ठंडा करने वाला सिस्टम बंद, जहर को रोकने वाला कोई नहीं था। और उस रात हवा चल रही थी शहर की तरफ। ठंडी रात थी तो गैस ऊपर उड़ने की बजाय जमीन से चिपक करके रेंगने लगी, जैसे कोई अजगर धीरे धीरे सोते हुए शहर को निकला हो। सबसे पहले फैक्ट्री से आई जो बस्तियां, JP नगर, काजी कैंप, लोग नींद में थे और नींद में ही जहर उनके फेफड़ों में उतर रहा था। लोगों की नींद खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई आंखों में मिर्ची झोंक रहा हो। खांसी ऐसी कि सीना फट जाए, उल्टियां और सांस जैसे कि कोई गला दबा रहा हो। लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। कोई चिल्लाया, आग लगी है। किसी ने कहा, मिर्ची जला दी, क्योंकि MIC की स्मूल बिल्कुल जली हुई मिर्ची जैसी लगती है। और फिर शुरू हुई भगदड़। हजारों लोग जो जिस हाल में थे, नंगे पैर, आधी नींद में, बस भागने लगे। माँ बाप अपने बच्चों को उठाकर दौड़ रहे थे। रास्ते में किसका हाथ छूटा, कौन पीछा रह गया, किसी को कोई होश नहीं था। और सबसे बड़ा धोखा ये
जो जितना तेज भाग रहा था, जितनी तेज सांस ले रहा था, उतना ही ज्यादा जहर अपने फेफड़ों में भर रहा था। लोग दौड़ते दौड़ते गिर रहे थे और उठ नहीं रहे थे। और फैक्ट्री का वो सायरन जो शहर को खतरे से आगाह करता, उसे थोड़ी देर बाद बजाकर बंद कर दिया गया ताकि लोगों में पैनिक ना फैले पैनिक ना फैले। जब 40 टन जहर पूरे शहर पर उतर चुका था, लेकिन दोस्तों उसी अंधेरी रात में कुछ लोग फरिश्ते बन करके खड़े हुए। भोपाल रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर गैस स्टेशन तक पहुंच गए थे। प्लेटफार्म पर तक लोग तड़प रहे थे। खुद उनका शरीर जहर से जल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। उन्होंने आसपास के स्टेशनों को मैसेज भेजा कि भोपाल तक की तरफ जो ट्रेनें हैं आने वाली हैं उनको रोक दो। उनके एक फैसले से हजारों और सैकड़ों मुसाफिर की जान बचा ली। उस रात स्टेशन पर उनके कई सारे शहीद हो गए साथी, और खुद वो स्टेशन मास्टर जिंदगी के अंदर वो दर्द का जहर झेलते रहे। और यहाँ हम आपको एक सवाल पूछते हैं कि सोचकर देखिए कमेंट में, अगर आप उस रात उस शहर में होते और आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड होते, तो आप सबसे पहले क्या बचाते और किसे लेकर भागते? आपका जवाब मुझे जरूर बताइएगा। उधर शहर के अस्पतालों का हाल, हमीदिया अस्पताल को आधी रात को अचानक हजारों लोग पहुंचने लगे। आंखें सूजी हुई, मुंह से झाग, सांसें उखड़ी हुई। डॉक्टर्स हैरान, आखिर हुआ क्या है, इलाज क्या करें? उन्होंने फैक्ट्री फोन घुमाया, कौन सी गैस लीक हुई, एंटीट्यूड क्या है? और जवाब मिला, ये गैस खतरनाक नहीं, बस आंसू गैस जैसी है, पानी से आंखें धो लीजिए। और पानी से आंखें धो लीजिए, ये जवाब था उस कंपनी का जिसके अपने ही जहर से बाहर हजारों लोग दम ठहर रहे थे। रात किसी तरह से कट गई, लेकिन असली कयामत तो अभी बाकी थी, क्योंकि जब 3 दिसंबर की सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी से भोपाल ने जो देखा, वो मंजर देख करके पत्थर भी रो पड़े। 3 दिसंबर 1984 सुबह के करीब 6 बजे सूरज की पहली किरण भोपाल पर पड़ी, और शहर ने जो देखा वो शायद इंसानी निहाते वो सबसे दर्दनाक सुबह थी। सड़कों पर जहां पर नजर जाती थी लाशें ही लाशें। कोई फुटपाथ पर पड़ा था, कोई अपने घर की दहलीज पर, कोई भागते भागते बीच शहर पर सड़क पर गिर गया। किसी माँ की गोद में उसका बच्चा था, दोनों बेजान। लोग वहीं गिरे थे जहां जहर ने उन्हें पकड़ा था। किसी के हाथ में पानी का लोटा, किसी के दरवाजे पर कोई अपनी कुंदी पकड़े हुए। और सिर्फ इंसान नहीं, सड़कों पर सिर्फ भैंसे, गाय, बकरियां, कुत्ते, हजारों जानवरों की लाशें सूजी हुई पड़ी थी। पेड़ों के पत्ते रातों रात काले पड़कर झड़ चुके थे। जो शहर कल शहर शाम तक तालाबों और बगीचों का शहर था, वो एक ही रात में वीरान हो चुका था। हवा में बस एक ही चीज थी, मौत की खामोशी और उसे चीरती हुई एम्बुलेंस की आवाजें। हमीदिया अस्पताल के आगे, उसके आगे की जो मंजर है उसको तो शब्दों में बयां करना भी बड़ा मुश्किल है। अस्पताल के कॉरिडोर, सीढ़ियां, बाहर का मैदान, हर जगह मरीज ही मरीज। डॉक्टर्स और नर्स लगातार 72 घंटे बिना सोए काम कर रहे थे। लेकिन दिक्कत वही थी, इलाज करें तो करें कैसे? किसी को पता नहीं था कि इस शहर की असली दवा क्या है, क्योंकि कंपनी ने गैस की पूरी जानकारी चेक ही नहीं की थी। डॉक्टर अंधेरे में तीर चला रहे थे, आंखों में ड्रॉप्स, सांस के लिए ऑक्सीजन, बस यही कर सकते थे। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो कई दिनों तक चलता रहा। सामूहिक अंतिम संस्कार। कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई, एक एक कब्र में कई कई लोगों को दफनाया लगा। शमशानों में लकड़ियां कम पड़ गईं, चिताएं एक साथ जल रही थी, तो गिनती करना नामुमकिन था। कई परिवार तो ऐसे थे जिनमें अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। तो वो एक मंजर कैसा था उसकी याद दिलाने की, मतलब सचमुच वो समय आज संसार ने भी, अनेक देशों ने ऐसी जहरीली गैसें
बना करके तैयार रख ली हैं। तो सोचो वो समय आने से पहले हम अपने आप को ऐसा बनाएं ताकि एक भगवान की सिवा हमारा कोई ना हो, बस वही याद आए, शिव बाबा ही याद आए और उसकी याद ही हमारा सुरक्षा कवच होगा। यही हकीकत है और यही प्रत्यक्ष फल है।